आगे कैसे होता है? इसको करना Hello, Assalamu alaikum. My name is Aman Fatima and the topic of our presentation is poliomyelitis. और ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं अमान फातिमा, मंजूर अफ्तार और मोहम्मद रहीम। हमारे जो कंटेंट्स हैं बेसिकली वो है इंट्रोडक्शन व्हाट इज पोलियो और पोलियोमाइलिटिस, clinical features of polio virus, history of polio virus and its vaccines, barriers to eradicate polio in Pakistan, suggestions and solution और any question answer. पोलियो इन पाकिस्तान एंड द चैलेंजेस ऑफ इरेडिकेशन, मतलब इसके खात्मे को अगर देखा जाए, हमारा जो बेसिकली था टॉपिक उसको एक्सप्लोर करना था कि आगे जाके हम मतलब क्या क्या देखेंगे उसमें पेचीदगियां और जो हमने हिस्ट्री मतलब जो हमने देखा है पास्ट में। द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेटिव इनिशिएटिव ये एक प्रोग्राम था जिसके तहत ये फैसला किया गया था कि 2000 के अंदर अंदर पोलियो का मुकम्मल खात्मा कर देंगे और उसकी बहुत अच्छी मतलब रिमार्केबली सक्सेसफुल बहुत अच्छी कामयाबी उनको हासिल हुई, जिसमें 99.9% खात्मा हो चुका था पोलियो का। अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो 2024 के मुताबिक सिर्फ ऐसे 2 कंट्रीज हैं जिनमें ये रिमेनिंग है, इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखते हैं पोलियो है क्या। पोलियो माइलाइटिस देखा जाए तो पोलियो ग्रे, माई स्पाइनल कॉर्ड मैरून मतलब जो उसके अंदर होता है, और लाइटिस इन्फ्लेमेशन या सोजिश या पेन, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इसमें पोलियो माइलाइटिस कॉमनली नोन एज पोलियो इज ये एक हाईली इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्वेल्व वायरस है, आरएनए जो मतलब कंसिस्ट होता है इसमें। और इसकी सिम्टम्स है मोस्ट मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर कुछ एसिस्टम एसिम मेरे पढ़ा नहीं हुआ मुझे लगता है। सर मैंने पढ़ा होगा वो, मैं उसके ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको कख नहीं आता। एसिम्प्टोमेटिक बताना सही सही चलेगा आप। यहाँ मुझे बिठा दें ऐसे ही सर। एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, इसमें 2 टाइप्स होती हैं। सिम्टोमेटिक में मतलब सिम्टम्स शो नहीं होते बॉडी के अंदर, और इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इतना प्रोटेक्टिव होता है कि मतलब वो उसको किल कर देता है जो बॉडी के अंदर वो आता है पोलियो का वायरस। लेकिन जो सिम्टोमेटिक होता है उसमें मतलब 0.5 इंडिविजुअल चांस होते हैं कि पोलियो उस पर अटैक कर दे और वो अंदर बॉडी के आ जाए। अब आगे रेहान एक्सप्लेन। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं आगे पोलियो के आर्टिकल को देखना है। तो हमने देखा कि पोलियो वायरस पोलियो माइलाइटिस जो है ना वो पोलियो वायरस से होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये है पोलियो वायरस, ये सबसे पहले इंसानों को इन्फेक्ट होता है। ये वायरस की खास वो होती है कि कुछ जानवरों को होती है, कुछ मतलब ह्यूमंस को, कुछ प्लांट्स को, तो ये सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। दूसरा ऐसा फैक्टर ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और नॉन एनवेलप प्रोटीन नॉन ग्रोथ वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तीसरी बात इसकी अहम ये है कि ये मेनली चिल्ड्रन अंडर 5 एज को इफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए उनमें ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन इस केसेस ऐसे भी होते हैं कि पोस्ट पोलियो सिम्टम्स होते हैं, जो 35 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ये तब भी शो होते हैं, लेकिन ये लेस देन 1% होता है। सिम्टम्स उन्होंने भी बताया कि ये जो है ना कुछ सिम्टम्स इसके 74 या 70% सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। अगर कोई किसी को वायरस इन्फेक्ट भी कर लेता है तो उसको कुछ सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। दूसरी जो उसका केस है सिम्टम्स आएंगे, उसमें से सिर्फ 24% या 5% वो सिम्टम्स ये आएंगे कि आपको बुखार होगा, बस जोड़ों में दर्द, नेक में स्टिफनेस, और आप 1 हफ्ते के अंदर वापस से ठीक हो जाओगे। आपको बस कहेंगे कि मैं नॉर्मल जुकाम या नॉर्मल आपको फ्लू हुआ है। लेकिन बाद में जो एक इसका सबसे मेन 1% है वो सबसे डेंजरस होता है। इसमें आपको पैरालिसिस होती है जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर
अटैक करता है, अगर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पर या पेरोलिम्स पर वहां पर वायरस अटैक करे, तो आपकी पैरालिसिस हो जाती है पैरों के नीचे से, हार्ट में, इसमें। और जो डेथ होती है वो उसमें से भी अंदर 1% में होती है। वो किस तरह होती है, जब आपके इंटरकोस्टल मसल्स अगर वो वहां पर इन्फेक्ट करें, तो वो आप उसको ब्रीथ नहीं कर सकते, वो मसल जैम हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसके नीचे लिखा है वाई पोलियो इज डेंजरस। अभी हम बात करते हैं, जहाँ हमारे क्लास अभी तक पोलियो की जो कैंपेन्स होते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग होती है, फिर इतने पैसे लगाती है गवर्नमेंट, WHO, ये क्यों करती है, ये इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि पोलियो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस ये दो वजह से है। एक ये कि इसकी जो सिम्टम्स है वो जाहिर होते ही नहीं, मतलब पूरे एक एरिया में वायरस वो पैदा होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स होंगे, जिसकी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट पैरालिसिस। जब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, जब 20वीं सेंचुरी में इसके एपिडेमिक्स आए, एपिडेमिक्स अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में 10,000 केसेस एनुअल आते हैं इस पोलियोमाइलाइटिस के, वो भी सिर्फ वो वाले केसेस जो इसमें पैरालिसिस होती और डेथ होती। और दूसरी बात, इसका ये जो इसमें हम आगे बात करेंगे वैक्सीन में, इसमें जो वैक्सीन हम यूज करते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें लाइव वायरस होता है लेकिन कमजोर एटेन्यूएटेड। ये जब अंडर अंडर इम्यूनाइज पॉपुलेशन में होता है, फिर ये सर्कुलेट करता है और उससे खुद एक वो खुद पोलियो के काज करता है, जिसके हम वैक्सीन लेते हैं OPV। ये अगर किसी एरिया में अंडर पॉपुलेशन हो 80% से कम, तो ये खुद एक वायरल स्ट्रेन बनाएगा, जिसको वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस कहते हैं। जो कि ये भी एक मेन डेंजर है कि इसको भी हमने कैसे टैकल करना है। नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि Q&A सेशन लास्ट, क्योंकि मेरा फिर प्रेजेंटेशन का टाइम वो नहीं होता है, आप लास्ट में लिखें, लास्ट में बस। हिस्ट्री ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो की दो वैक्सीन थी, एक IPV कहते हैं उससे, एक OPV। IPV को ऊपर जो जोनस साल, डॉक्टर जोनस साल, उन्होंने 1955 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और 10 साल के अंदर अमेरिका में जो केसेस आते थे एनुअली 10,000 15,000 केसेस आते थे। इनकी जो ऑपरेशन की वजह से ये सारे केसेस इतने कम आना हुए कि ये बहुत ही इफेक्टिव था। लेकिन फिर इसका एक रियल ड्रॉबैक भी था, ये महंगा था और आपको उसकी बहुत सी डोज लगाने पड़ते थे। और यहाँ इंजेक्ट होता है, ये इंजेक्टेबल होता है, इसको कहते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। फिर 1961 में अल्बर्ट सेविन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाए। उस पोलियो वैक्सीन में, अच्छा, मेन जो IPV है उसमें डेड वैक्सीन है, वैक्सीन जो वायरस जो है ना, वो डेड वायरस होता है। लेकिन जोनस अल्बर्ट सेविन ने ये क्या किया, उसने 1961 में जो लाइव वायरस था एटेन्यूएटेड, उसको उसमें डाल दिया। उसका फायदा ये था कि ये जो इंटेस्टाइन में वायरस सर्कुलेट होता है, अगर OPV यूज करें, एक तो ये बहुत सस्ता बनता है, आप उसको ड्रिंक पे भी ले सकते थे उस टाइम, ये बहुत इजी था। जब ये इंटेस्टाइन में जाता वहां पर ये रेप्लिकेट होता और बहुत ही ज्यादा एक्टिव इम्यूनिटी देता है, इसलिए ये उससे बहुत इफेक्टिव था। इसके बाद फिर अमेरिका में जो IPV और OPV दोनों के डोजेज यूज होने लगे, और 1979 तक अमेरिका में केसेस इंतहाई कम आ गए। फिर ये जो वैक्सीन थी दूसरे मुल्कों में भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। लास्ट में 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, WHO ने एक ऐसा इनिशिएटिव बनाया है कि हम ग्लोबल पोलियो का हमने खत्म करना है। दो डिजीज, एक डिजीज अब तक हमने इसको इरेडिकेट किया है, वो है स्मॉल पॉक्स। 1918 इसको WHO ने इरेडिकेट मतलब खत्म, ये खत्म हो गई ये डिजीज। उन्होंने कहा कि हमने इस पोलियो की भी इरेडिकेट करना है, कंप्लीट खत्म करना है 2000 तक, जिस जिन्होंने बताया भी था। इसके बाद ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम इनिशिएटिव के बाद फिर जो गवर्नमेंट होती है उनके साथ उनकी अलायंस होती है, और इनमें से जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी, CDC, ये सब उसको फंडिंग देते हैं और उस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह सब कुछ फ्री में देते हैं।
पाकिस्तान में जो ऑफिशियल स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं पाकिस्तान पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, PPEP। ये 1994 में स्टार्ट हुआ था। आप पिरामिड देख सकते हैं कि इसकी वजह से नीचे इसने कितना अच्छा इम्पैक्ट डाला कि पहले 125 मुल्कों में 3,50,000 केसेस एनुअली पोलियो के रिपोर्ट होते थे। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, पोलियो एजुकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, GPEI की वजह से पोलियो की केसेस में कमी आई और 2021 में सिर्फ 6 केसेस थे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में क्यों इस बार बढ़ गई, ये मेरा अगले टॉपिक है, क्यों बढ़ी। अभी पाकिस्तान में 27 दिसंबर 2024 तक, 2024 में 67 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पोलियो माइलाइटिस के। दूसरी, ये जो 1 मिलियन मैंने बताया है, ये सीजन की रिपोर्ट है कि सिर्फ सितंबर के महीने में 1 मिलियन बच्चों ने अपने डोजेस मिस किए। भी हम बात करेंगे क्यों मिस किए होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं। 1 मिलियन उन्होंने वो मिस की। इस बात आपको पता भी होगा कि अक्टूबर में जो 28 अक्टूबर से एक नई कैंपेन स्टार्ट हुई, 45 मिलियन के बच्चों को हमने वैक्सीनेट कराना है। इसमें कुछ इसके बाद कुछ जो सर्वे मॉनिटरिंग होती है, पोस्ट कैंपेन मॉनिटरिंग, इसमें हमारा छात्रों को भी लिया गया था। लेकिन इसमें से मेन ये चीज है कि 67 केसेस में 27 बलूचिस्तान से हैं। फिर उसके बाद दूसरे सिंध से, दूसरे नंबर पर KPK से, तीसरे में सिंध से, और लास्ट में पंजाब में सिर्फ एक केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है, और नंबर में सिर्फ एक रिपोर्ट हुआ है। तो हम फिर ये देखेंगे कि इधर जो प्रोविंसेस है, मतलब बलूचिस्तान में क्यों है, जो हमने बताया था कि सोशल डिटर्मिनेंट है। ऐसे क्या डिटर्मिनेंट्स थे जो यहाँ पर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसे डिस्पैरिटीज है जिसकी वजह से पोलियो केसेस इधर ज्यादा है इधर कम। फिर KPK में क्यों इससे ज्यादा, और फिर सिंध में और पंजाब में क्यों कम है, और इस्लामाबाद में फिर क्यों कम है। अब हम इसके बैरियर देखेंगे, पाकिस्तान में ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने आउटलाइन दी हुई है कि इसमें टेररिज्म होता है, सिक्योरिटी कंसर्न होती है, कि वैक्सीनेशन जो है वो बीच में रह जाती है, मेनली KPK में। दूसरी बात, मिस इन्फॉर्मेशन कि वैक्सीन के बारे में जो एक टाइम ये है कि ये सुअर के उससे बना हुआ है, इससे हमारे जो बच्चे होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जो अफाक अफगान बॉर्डर है, इस पर अफगानिस्तान भी तो एक एंडेमिक कंट्री जिसमें पोलियो खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर जो बॉर्डर में क्रॉस डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी वजह से वायरस और भी सर्कुलेट होता है। हेल्थ केयर सिस्टम, के हेल्थ केयर में फूड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है उसका, और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं। या हम आगे देखेंगे कि उसमें फेक फिंगर मार्किंग होती है कि बच्चों को उसमें नहीं लगा जाता, बस इनको फिंगर मार्क किया जाता है। तो जब पोस्ट कंपेन मॉनिटरिंग होती है, उसमें देखते हैं कि आपका वो फिंगर मार्क हुआ है, तो वो मार्क होता है लेकिन वो इम्यूनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन को वो होता है खतरा। फिर हम बात करेंगे कि OPV की वजह से फिर एक नया वायरस भी से बन सकता है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ये इसके मसाइल में आता है। अब मैं बताऊंगा कि टेररिज्म और सिक्योरिटी कंसर्न, अगर हम अटैक्स, पोलियो वर्कर पर अटैक्स होते हैं, जिसकी सिक्योरिटी होती है उन पर अटैक्स होता है। अभी जो मैंने बताया कि 2024 में बम एक्सप्लोजन हुआ साउथ वजीरिस्तान में 9 सितंबर को, कि इसमें कैजुअलिटीज भी होती हैं, इंजर्ड भी होते हैं। जब आपको पोलियो वर्कर पर, अगर जीशान साहब जो गए थे या जाने वाले हो वहां पर ब्लास्ट हो जाए, तो कौन दोबारा जाएगा कि हम वैक्सीनेट करें इतने हाई रिस्क एरियाज में, KPK के एरियाज में, और खासकर खुर्रम में और पाराचीनार में जहाँ पर जंग हो रही है। तो वहां पर कौन जाएगा कि हमने बच्चों को वैक्सीन कराना है। तो इसी वजह से वहां पर गैस आ जाता है और वैक्सीन सर्कुलेट करता रहता है, वायरस, सॉरी। दूसरा, बाजवड़ जो मिलिटेंट अटैक हुआ था इसमें, ये है। फिर आप देखना है जो लास्ट पॉइंट है कि
पोलियो वर्कर को वहां पर उठा लेते हैं केपीके के साइड में, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ, कि आप फिर वो उनसे कहते हैं कि अगर आपने दोबारा ना करना हो फिर हम आपको छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, ये एंटी इस्लाम और एंटी इस्लामिक है, हम दोबारा ये नहीं करेंगे। फिर वो जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या तो मार देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन महीने में तकरीबन 5-10 अटैक्स होते हैं केपीके के साइड पर। पंजाब के साइड पर तो नहीं होती, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं। कुछ पिछले महीने में पुलिस में भी हुआ था, मस्तूम के एरिया में। मस्तूम के एरिया में हुआ था। जो टूरिज्म केसेस होते हैं वो केपीके में ज्यादा हैं, जबकि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो उसके वो जो लॉजिस्टिक जो उसकी जो ज्योग्राफी है, उसका जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। कम पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन, और उसकी जो ज्योग्राफी बहुत ही हिलीज एरिया है, पहाड़ी इलाका है। वहां पर आप लॉजिस्टिक को इतना पहुंचा नहीं सकते, कि अगर आप उसको पहुंचाए भी तो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहती। आपके पास जो ओपीवी वैक्सीन होता है, आपने उसको फ्रीजर में रखना होता है, जिसके लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर इससे ज्यादा हुआ वैक्सीन एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ये सारे चेंजेस इसमें आते हैं। मिस इंफॉर्मेशन एंड वैक्सीन हेजिटेंसी। पहली बात जो तालिबान के जरिए से फैलाया गया है कि ये इससे बच्चे स्टेरल होते हैं, बच्चे स्टेरल होते हैं, इसमें शराब, अल्कोहल और जो पिग्स का पेट होता है, फैट, वो इसमें यूज होता है, जिसकी वजह से लोग इसको नहीं लेते कि हम अपने बच्चों को ये नहीं देंगे। अ, और इसमें से एक नई चीज ये भी है कि 2011 में जब सीआईए ने एबटाबाद में फेक वैक्सीनेशन कैंपेन कराया था टीबी का, उसामा बिन लादेन को उसकी जो डीएनए सैंपल उसको कलेक्ट करने के लिए, जब वो सैंपल हुआ और उसके बाद जो अटैक हुआ उस पर, उसको गोलीबार ले लिया, तो यहाँ पाकिस्तान जितने जो लोग थे उन्होंने ये समझा भी, तालिबान समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन होती है ये तो सर्वेलेंस के लिए करते हैं, जासूसी के लिए होती है, इसीलिए उनको उठाते भी है, मारते भी है। ये इसका भी मेन रीजन है। और शायद क्या सर, सर्विलेंस के लिए हुआ था, 2011 में हुआ था। इसीलिए इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था कि इससे पाकिस्तान की जो पब्लिक है पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा। क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट एंड हाई मोबाइल पॉपुलेशन, HRMP इसको बोलते हैं, हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो वो पॉपुलेशन जिसमें इम्यूनाइजेशन नहीं हुई हो, और वो बॉर्डर में डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जिसको कोचान बोलते हैं हम पश्तो में, और इंग्लिश में इसको नोमैड बोलते हैं। ये वो कबीले होते हैं जो जो अफगानिस्तान से आते हैं, सर्दी गर्मियों में, सर्दियों में आते हैं पाकिस्तान, फिर जाके एरिया में, और फिर गर्मियों में जाके अफगानिस्तान। तो ये जो होते हैं उनके जो बच्चे वगैरह यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। अब जब ये अफगानिस्तान जाते हैं उधर भी वैक्सीनेशन नहीं होती, जब ये वापस आते हैं उनकी नहीं होती। इस तरह से वगैरह वायरस सर्कुलेट होता रहता है। इसको क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लास्ट लास्ट एक मिनट। हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन, HRMP होता है। MMP मतलब, इसको अगर आप देखेंगे, नीड इंडिकेटर, न्यूनतम एक्शन इमरजेंसी। अगर आप अगर आप नीड इंडिकेटर को देखेंगे, नेशनल एक्शन इमरजेंसी प्लान, उसमें एक खास टर्म होता है, जैसे कि FFM, फेक फिंगर मार्किंग, HRMP, तो एक खास नाम दिया गया है, ये एक टर्म है। ये उसके वाले से इसको ये टर्म बोलते हैं। पुअर हेल्थ केयर सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब पहले जो होता था, जो वैक्सीन वर्कर होते थे, वैक्सीनेशन करते थे, उनमें से पैसे ले लेते थे, बस ज्यादा करप्शन थी उसमें।
अभी WHO ने ये किया हुआ है कि डायरेक्ट उनकी जो CMSC होती है वो अकाउंट वगैरह सब कुछ डायरेक्ट तो फंडिंग करती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, जो लॉजिस्टिक आप उसको नहीं पहुंचा सकते उस एरिया में, और दूसरी बात कि वहाँ पर करप्शन भी होती है, ये भी इसका मेन ड्रॉबैक है। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस एंड फॉर वैक्सीनेशन कैंपेन, ये सबसे मेन बात है। जो मैंने कहा था कि 27 बलूचिस्तान में क्यों है और पंजाब में कम क्यों है, इसका ज्योग्राफी से बहुत ही बड़ा असर है इसमें। वो एक कोट है किसी का कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। पंजाब एक वो इसमें नाइल जेरूसलम के इतने वो वाकयात होते हैं। इसकी दूसरी बात, इसका जो पॉपुलेशन होता है एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है इसके पंजाब में, और वो एक एरिया में ही कंडेंस है। आप उसको अगर फैसिलिटी दोगे आप आसानी से दे सकते हो जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है और वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। आप जब उधर जाओगे वहां पर हर चैलेंजेस होते हैं आपको, आप डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंचा सकते, ये उनके मेन रीजन है। इसीलिए वैक्सीन के जो प्रोग्राम्स होते हैं इनमें मसले आ जाते हैं। कल इंस्टेबिलिटी एंड सिविल अनरेस्ट, जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो हमारा प्लीज 2 मिनट खत्म होने वाला। जो प्रोटेस्ट होते हैं उनकी वजह से भी रोड ब्लॉक होते हैं। आपने देखा होगा जो इमरान खान के प्रोटेस्ट हुए, पूरी जो कैंपेन होते हैं वो स्टॉप होते हैं। जब कैंपेन स्टार्ट होगा तो इम्यूनाइजेशन नहीं होगी, अगर इम्यूनाइजेशन नहीं होगी फिर से पोलियो का खतरा रहेगा। और इसी की वजह से जो 1 मिलियन चिल्ड्रन ने ट्यूशन मिस किए थे, ये सारे फैक्टर उसमें ऐड होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी की न्यूट्रिशन भी कम हो, सही से न्यूट्रिशन ना हो, तो जो वैक्सीन है वो भी एफिशिएंसी अच्छा काम नहीं दिखाती। जिन बच्चों में मेल न्यूट्रिशन होता है, इससे सर ने बताया भी था, सर नवीद ने, कि न्यूट्रिशन इज मेन, कि हमने इस पर काम करना है। इसके सॉल्यूशंस क्या है कि हम जो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं हम उसको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जहाँ पर जो ज्यादा रिस्क होता है, जो सिक्योरिटी उनको दी गई है। अभी जो पाकिस्तान पोलियो PPEP के मुताबिक मैंने लिखा था, इसमें 4 लाख पोलियो वर्कर्स हैं, इसके लिए 80,000 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। तो जो इसका सजेशन ये है कि जहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है वहां पर हम इसकी जो ये सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दे ताकि इसको हम अच्छे से करें, इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकें। मिस इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस कैंपेन, और जो लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो ट्राइबल लीडर होते हैं, उनको बताएं कि वैक्सीन में क्या है, कि जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या होता है इसमें, ताकि वो लोगों को इंकरेज कर सकें और वो ओपिनियन बना सके और वो लोग उनको ले सकें। पेरेंटल कंसर्न उन, फिर वही बात कि हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वैक्सीन अगर आप ना लगाएं तो ये होगा, केसेस पैरालिसिस होगी, अगर आप लगाएंगे तो आप अपने बच्चों को पैरालिसिस से बचा लेंगे। क्रॉस बॉर्डर पॉपुलेशन मूवमेंट, इसका हल ये हो सकता है कि हम जो बॉर्डर पर वहां पर हम कंपेन्स करें, बिल्कुल वहां पर कैंप्स लगाएं, और जो क्वेश्चन होते हैं जो मेनली बलूचिस्तान के एरिया में आते हैं वहां पर हमें मेन फोकस देना चाहिए कि जो काफिले गुजरते हैं हमें उनकी पॉपुलेशन इम्यूनाइज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, वही कि हमने हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन में हमें वो करना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी बनाएंगे, और इसी तरह जो रिमोट एरिया है उनको एक्सेस करके जब हम सिक्योरिटी के कंसर्न को डील करेंगे तभी ये होगा। थैंक यू। जी जी। उसके बाद पोलियो के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं पोलियो नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी वैक्सीन पे पता होना चाहिए कि वैक्सीन की चांसेस कम कर देता है डिजीज के लिए।
जो आप इसमें लाओगे 90% आपको आपको 90% तो और इसकी एक एज मतलब छोटी एज में लगती है ना वैक्सीन। आप में होती है, तो अभी जो होती है